मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी, दी बधाई। लूला डा सिल्वा ने कही ये बात। G20 समिट का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंपी और उन्हें बधाई दी। इसके बाद लूला डा सिल्वा ने कहा कि दुनिया को वैश्विक भूखमरी खत्म करने के लिए प्रयास करना होगा और गरीब देशों की कर्ज की समस्या का समाधान करना होगा। गौरतलब है कि अगले साल G20 कार्यक्रम ब्राजील में होना है। भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला रेल पोर्ट समझौता कितना अहम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के नेता इसे एक ऐतिहासिक समझौता बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे मध्य पूर्व में समृद्धि लाने वाला समझौता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अपने आप में एक बड़ी डील है जो दो महाद्वीपों के बंदरगाहों को जोड़ते हुए मध्य पूर्व में ज्यादा समृद्धि, स्थिरता और एकीकरण लेकर आएगी। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि ये अब तक का सबसे सीधा रास्ता होगा जो व्यापार में तेजी लेकर आएगा। लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आखिर है क्या? पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने अमेरिका, खाड़ी और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर एक विशाल एवं महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना लॉन्च की है। इस परियोजना का मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को रेल एवं पोर्ट नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाना है। इस परियोजना के तहत मध्य पूर्व में स्थित देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिसके बाद उन्हें भारत से एक शिपिंग रूट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से जोड़ा जाएगा। अमेरिकी डिप्टी एनएसी जॉन फाइनर ने मीडिया से बात करते हुए इस परियोजना की अहमियत को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं है, ये शिपिंग और रेल परियोजना है। लोगों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कितनी खर्चीली, महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व परियोजना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये समझौता कम और मध्यम आय वर्ग वाले देशों को फायदा पहुंचाएगा। यह मध्य पूर्व को वैश्विक व्यापार में एक अहम भूमिका निभाने में मदद करेगा। ये डील क्या बदल देगी? भारत, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के बीच हुआ ये समझौता मूल रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। भारत से लेकर यूरोप में रेल नेटवर्क काफी सघन है, लेकिन अगर मध्य पूर्व में नजर डालें तो वहां रेल नेटवर्क तुलनात्मक रूप से सघन नहीं है, जिसकी वजह से माल ढुलाई मूल रूप से सड़क या समुद्री मार्ग से होती है। रेल नेटवर्क बिछने की स्थिति में मध्य पूर्व के एक कोने से दूसरे कोने तक माल का आवागमन सहज होने की संभावना है। इसके साथ ही ये परियोजना वैश्विक व्यापार के लिए एक नया शिपिंग रूट उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि फिलहाल भारत या इसके आसपास मौजूद देशों से निकलने वाला माल स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर पहुंचता है। इसके बाद वह यूरोपीय देशों तक पहुंचता है। इसके साथ ही अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देशों तक जाने वाला माल भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है, जिसके बाद वह अमेरिका, कनाडा या लैटिन अमेरिकी देशों तक पहुंचता है। यूरोशिया ग्रुप के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ प्रमीत पाल चौधरी कहते हैं, फिलहाल मुंबई से जो कंटेनर यूरोप के लिए निकलते हैं वे स्वेज नहर से होते हुए यूरोप पहुंचते हैं। भविष्य में ये कंटेनर दुबई से इसराइल में स्थित हाइफा बंदरगाह तक ट्रेन से जा सकते हैं। इसके बाद काफी समय और पैसा बचाते हुए यूरोप पहुंच सकते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 10% हिस्सा स्वेज नहर पर टिका हुआ है। यहाँ छोटी सी दिक्कत आना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है। साल 2021 में स्वेज नहर में पहुंचा एक विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवन स्वेज नहर में तिरछा खड़ा हो गया था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ऐसा संकट पैदा किया था जिसने इस क्षेत्र से होकर जाने वाले माल को एक हफ्ते लेट कर दिया था। समाचार एजेंसी एएफपी के तहत इस डील के तहत समुद्र के अंदर एक केबल भी डाली जाएगी जो इन क्षेत्रों को जोड़ते हुए दूरसंचार एवं डेटा ट्रांसफर में तेजी लाएगी। इस समझौते के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबीर डे मानते हैं कि इस समझौते को सकारात्मक माना जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया को एक नया ट्रेड रूट देगी। डॉक्टर डे कहते हैं, मोटे तौर पर देखा जाए तो ये समझौता दुनिया को एक नया ट्रेड रूट देगा। इससे हमारी स्वेज नहर वाले रूट पर निर्भरता कम होगी। ऐसे में अगर कभी उस रूट पर कोई समस्या खड़ी होती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकट के बादल नहीं मंडराएंगे, क्योंकि एक वैकल्पिक रूट उपलब्ध रहेगा।
इसके साथ ही सऊदी अरब और मध्य पूर्व के पास रेलवे लाइन नहीं है जिसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये रूट विकसित होने से हमारे लिए मध्य पूर्व से तेल लाना आसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार एवं जेएनयू प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह इसे मध्य पूर्व के लिए भी सकारात्मक मानते। वे कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों में रेल नेटवर्क खड़े होने से इन देशों में हालात बेहतर होंगे। एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर इससे मध्य पूर्व के देश एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि रेल नेटवर्क देशों को व्यापारिक रूप से करीब लाते हैं। दो देशों के बीच अगर हवाई मार्ग से आवागमन होता है तो कुछ होने पर उन्हें एकाएक रोका जा सकता है। रेल मार्ग के साथ ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में देश एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस डील की घोषणा होने के बाद भारत के व्यापार में बड़ा उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन प्रबीर डे इन आकलनों को थोड़ी जल्दबाजी मानते हैं। वे कहते हैं, अभी ये आकलन लगाना मुश्किल है कि इस रूट के अस्तित्व में आ जाने से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना उछाल आएगा, क्योंकि व्यापार का बढ़ना सिर्फ दूरी कम होने पर ही निर्भर नहीं करता है। इसके लिए तमाम दूसरी वजह जिम्मेदार होती हैं। चीन की चुनौती का सामना। अमेरिकी डिप्टी एनएसी जॉन फाइनर ने इस समझौते पर बात करते हुए उम्मीद जताई है कि दुनिया भर में इस डील के प्रति सकारात्मक भाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि इस परियोजना में शामिल देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में इसे लेकर काफी सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा। ये समझौता एक अहम वक्त में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक स्तर पर मूलभूत ढांचे को लेकर चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट करना चाहते हैं। G20 के अंदर वो अमेरिका को विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक सहयोगी और निवेशक के रूप में पेश। चीन ने अपनी इस परियोजना के जरिए यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपने प्रभाव, निवेश और व्यापार को पहुंचाया है। अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन इस समझौते को चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI की मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। कुगलमैन ने ट्विटर पर लिखा है, अगर ये डील हो जाती है तो ये डील गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये भारत को मध्य पूर्व से जुड़ेगी और बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगी। चीनी विश्लेषकों ने जताई आशंका। इस डील की घोषणा से जुड़ी खबरें आने के बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लेख छापा है जिसमें अमेरिकी कोशिशों को नाकाफी बताया गया है। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को साल 2008 में शुरू किया था और इसके तहत कई देशों में काम जारी है। वहीं यूरोपीय देशों और अमेरिकी नेतृत्व वाली इस परियोजना की शुरुआत 2023 में हो रही है। ऐसे में क्या इसे BRI की तुलना में एक मजबूत विकल्प कहा जा सकता है? डॉक्टर स्वर्ण सिंह कहते हैं, ये आशंकाएं ठीक है कि BRI की तुलना में ये परियोजना अभी कहीं नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दीर्घकालिक ढंग से देखा जाए तो ये परियोजना दुनिया के लिए सकारात्मक साबित होगी, क्योंकि इसका मकसद किसी एक सरकार या पार्टी के प्रभाव को दुनिया भर में फैलाना नहीं है, जैसा कि BRI के साथ देखा गया है। इसका प्रभाव नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप चलते हुए एक ढांचा खड़ा करना है जिस पर भविष्य का व्यापार खड़ा होगा। क्योंकि जहां भी हमने BRI के प्रोजेक्ट देखे हैं, उन देशों में कुछ वक्त बाद चीन को लेकर नकारात्मक रुख विकसित होते देखा गया है, क्योंकि उनका मकसद उन देशों का विकास नहीं था। चीन की हेकड़ी हुई कम। G20 में ये 4 बातें मनवाकर भारत ने ड्रैगन को ऐसे दिखाया दम। भारत में चल रही G20 समिट अब अपने समापन की ओर है। रविवार को समिट के दूसरे दिन दुनिया भर से आए नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट भी गए। लेकिन इस बार के G20 में कुछ ऐसी बातें हुई जिसने भारत की कूटनीति का लोहा मनवाया। वहीं कुछ फैसले ऐसे हुए जिसने चीन की हेकड़ी कम करने का काम किया है। भारत की G20 की अध्यक्षता में सबसे बड़ी बात यह हुई कि लीडर्स जॉइंट स्टेटमेंट को पहले दिन ही मंजूरी मिल गई। इतना ही नहीं, नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पारित हुआ, यानी कि ना तो पश्चिम की दुनिया नाराज, न पूर्व के देशों के साथ कोई तकरार। इसके अलावा साथ में हुई द्विपक्षीय वार्ताओं में कुछ फैसले ऐसे हुए जिसने चीन को उसकी औकात भी दिखा दी। चीन की हेकड़ी निकालने वाले 4 बड़े फैसले। G20 और उसके साथ भारत की अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में ये 4 बड़े फैसले हुए जिसने चीन की हेकड़ी निकालने का काम किया है। भारत से पश्चिमी एशिया होते हुए यूरोप तक एक ट्रेड कॉरिडोर बनाने के प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। ये भारत के प्राचीन मसाला रूट को जीवंत करने वाला प्रोजेक्ट है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का जवाब माना जा रहा है।
इस तरह भारत को व्यापार के मामले में चीन से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बनी है। इसके लिए जो अलायंस और एमओयू तैयार हुआ है, वह सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी फोकस करेगा। ये चीन के कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर में बाहुबल को कम करेगा। अभी 5G के मामले में चीन का दुनिया के बाजार में दबदबा है। भारत और अमेरिका ने आपस में मिलकर 8,300 करोड़ रुपए का एक रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाने पर सहमति जताई है। इस फंड का काम बैटरी स्टोरेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। भारत बहुत तेजी से अपने आप को ई मोबिलिटी पर ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन बैटरी, लिथियम इत्यादि के मामले में चीन का दबदबा है। इस पहल से भारत को चीन को पीछे छोड़ने में मदद मिलेगी। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक तरफ चीन और रूस का होना, दूसरी तरफ पश्चिम के देशों का होना। ऐसे में G20 में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनना भी चीन को नीचे दिखाने वाला ही एक कदम है। भारत ने किसी भी देश को नाराज किए बिना ही जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति बना ली, जो G20 की 200 से ज्यादा मीटिंग्स में नहीं बन पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने यूके समकक्ष ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच बैठक शिखर सम्मेलन स्थल प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुई। G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र खत्म हो गया है। इसके बाद पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। 20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र खत्म हो गया है। इसके बाद पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे ऋषि सुनक को गले लगाकर स्वागत किया। इस साल मई में हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते, नवाचार और विज्ञान के साथ साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे ऋषि सुनक को गले लगाकर स्वागत किया। इस साल मई में हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते, नवाचार और विज्ञान के साथ साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों की बातचीत 2022 में शुरू हुई थी। यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए 12वें दौर की बातचीत इस साल 8 से 31 अगस्त तक हुई। इस साल अगस्त में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूके के व्यापार राज्य सचिव कैमी बडेनोच ने FTA का जायजा लिया और वार्ता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर सहमति व्यक्त की। आपको बता दें कि 13वें दौर की वार्ता सितंबर में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक से इतर शनिवार को जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में कनेक्टिविटी, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई।